हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 EMRS टीयर 2 TGT और PGT के लिए NCERT सिलेबस वाइज। तो हमने कल बेसिक कंप्यूटर सिस्टम कर लिया था, इवोल्यूशन देखा था कंप्यूटर्स का, और साथ में हमने वॉन न्यूमैन मॉडल, मूरेज लॉ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारा पढ़ लिया था। आज का जो एजेंडा है अपना वो है कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी एंड पेटाबाइट। और उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी एंड सीपीयू का कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, सीपीयू कैसे इंटरेक्ट करता है मेमोरी से, एज वेल एज सीपीयू कैसे एड्रेस को पहचानता है। सॉरी। फिर लास्ट में कुछ टॉपिक्स रहेंगे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के, सो वी विल गो थ्रू इट। ऑल राइट, so yesterday we have studied about the primary memory that consists of main memory, register as well as the cache memory. So main memory contains RAM as well as the ROM. Okay, so सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द सेकेंडरी मेमोरी, बिकॉज प्राइमरी मेमोरी तो हमने देख लिया था। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सो sorry, the secondary memory, also known as the storage device, is used to store data, instruction and result permanently for future. Okay, so this is not inside the CPU, rather it is outside the CPU in the form of hard disk, CD and memory card. So this is used to store the data permanently. Now we will sorry, now we will see the units of memory. तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी में हम लोगों ने इतना एक्चुअली सबको आइडिया होगा कि जो मेमोरी में जो डेटा होता है दैट आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, आइदर 0 और 1। ओके, सो 0 और 1 से ही सारे मेमोरी जो भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है उसी से होता है। उसी तरह से अगर 4 बिट का कोई डेटा हुआ तो उसको हम लोग 4 बिट का जो ये डेटा हुआ उसको हम लोग बोलेंगे क्या, निबल बोलेंगे। ठीक है, सपोज 1001 या 1010, इसका मतलब क्या होता है, एक निबल। और वन निबल का मतलब क्या हो जाता है, 4 बिट। 1 निबल मीन्स 4 बिट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। आगे हम लोग चलते हैं, और 8 बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं। तो याद रखना आपने कि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट एंड 8 बिट मेक्स 1 बाइट। 1 बाइट। जस्ट अ सेकेंड, ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल राइट, तो हमने क्या देखा अभी कि सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी देखा जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ठीक है, उससे पहले हमने प्राइमरी मेमोरी देख चुके हैं। फिर उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेमोरी देख रहे हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी जो डेटा होता है वो 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें अगर 4 बिट का कोई डेटा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 बिट का वर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निबल बोलेंगे। और 8 बिट का है तो 1 बाइट बोलेंगे उसको। ठीक है, यानी एक बाइट में 2 निबल हो जाएगा। 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल। नाउ वी विल सी द मेजरमेंट यूनिट्स फॉर डिजिटल डेटा। अब ये देखिए, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में भी है। जस्ट इसको, हाँ, ये देखिए, बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी एंड पीबी। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। सो वी विल गो थ्रू इट। सो फर्स्ट इज केबी, सेकंड इज एमबी, जीबी एंड टीबी। ओके, इतना तो आपको आइडिया होगा। 1 केबी में 1024 बाइट होता है
1 MB में 1024 KB होता है, 1 GB में 1024 MB और 1 TB में 1024 GB। इतना आपको याद होना चाहिए और मोस्टली लोगों को ये याद होगा, ठीक है। बस ये याद रखना है, टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB। नाउ इसको याद करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। सो लाइक वी कैन रिमेंबर इट बाई अ निमोनिक्स कॉल्ड पेजी, PEZY, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। फिर से बोलें आप, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। सो 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 TB, फिर 1 exabyte is equal to 1024 PB, that is petabyte, and 1 zettabyte is equal to 1024 EB, and 1 yottabyte is equal to 1024 ZB, zettabyte। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इस निमोनिक्स को, पेजी, और सब में 1024 ही है, तो ये याद हो जाएगा आपको। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी तो हमने देख लिया था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी देख लिया था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बट एक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं रैम और रोम में। रैम और रोम किसका पार्ट है? अभी ऊपर हमने देखा, ये देखिए प्राइमरी मेमोरी और रैम, इवन रोम, ये दोनों पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा मेन मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी एंड कैश मेमोरी। तो अब हम लोग देख रहे हैं रैम और रोम में बेसिक डिफरेंस, ये पता होना चाहिए, कभी कभी MCQ में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो फुल फॉर्म सबको पता है, रीड एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी होता है, दोनों ही प्राइमरी है। वोलेटाइल होता है रैम और ये नॉन वोलेटाइल होता है। अभी बताता हूँ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस है। देखिए, डेटा इज़ वाइप्ड आउट एंड डेटा इज़ नॉट लॉस्ट। व्हेन, इन विच केस, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ आउट, जैसे आप बंद किए तो रैम में जो डेटा होता है वो वाइप्ड आउट हो जाता है, स्विच ऑफ किए तो वाइप्ड आउट हो जाता है, बट रोम में डेटा लॉस्ट नहीं रहता है, स्टोर होता है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड टेम्प्रोरी, लॉजिकल है ये क्यों टेम्प्रोरी कहा जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड परमानेंट, ये याद रखना आपको। दिस वन स्टोर्स डेटा वाइल कंप्यूटर वर्क्स, स्टोर्स डेटा रेयरली चेंज्ड, ओके। सो ये जनरली वर्किंग मेमोरी, जैसे रैम जो होता है ना वर्क करते रहता है, तो उस टाइम ये मतलब सॉरी, सिस्टम जब काम करते रहता है, कंप्यूटर आपका जो काम करते रहता है, तो उस टाइम ये डेटा को टेम्प्रोरीली यूज़ करता है या इसको स्टोर करता है, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ तक पता होना चाहिए एटलीस्ट, आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। और हाँ, एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जो बूट प्रोग्राम होता है ना, बूट प्रोग्राम जैसे जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो वो स्टोर होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। दिस इज़ फास्ट परमानेंट स्टोरेज होता है, ऑब्वियसली परमानेंट स्टोरेज होता है क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है और ये टेम्प्रोरी मेमोरी है, तो उसमें कुछ अलग नहीं है। सो दिस इज़ ओनली रीड ओनली मेमोरी, एंड इसमें रीड एंड राइट दोनों होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, रीड एंड राइट दोनों हो सकता है। ये पोटेंशियल MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि रैम में रीड होता है एंड रोम में रीड ओनली होता है, बट इसमें राइट भी होता है, तो रैम में राइट भी होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और बस इतना काफ़ी है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आप पढ़ सकते हैं इसको। नाउ वी विल गो टू द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है, ठीक है। तो जनरली देखिए, सबसे पहला जो चीज़ समझना हम लोग को, कि जैसे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसका भी अपना एक स्पीड होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर हैज़ इट्स ऑन स्पीड, उसके पास रैम भी है, उसका भी अपना एक स्पीड है। और एक सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी अभी पढ़े थे अपना, हार्ड डिस्क हो गया या कंप्यूटर ये मेमोरी कार्ड हो गया, जो बाहर से लगाते हैं, जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, सबका अपना एक स्पीड होता है एक्सेस का। बट रैम जो होता है सेकेंडरी मेमोरी से तो फास्टर होता है, सपोज हार्ड डिस्क हो गया ये, तो उससे रैम जो होता है वो तो फास्टर रहेगा। बट क्या होता है कि जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसमें CPU होता है, जिसमें उसका जो प्रोसेसर होता है उससे वो स्पीड स्लो होता है। और CPU को क्या होता है कि रैम के साथ इंटरेक्ट करना रहता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रहा है रैम। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ सम काइंड ऑफ मेमोरी, वहाँ इस जिसका रोल आता है उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। कितना कैश से बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? तो देखते हैं वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ कैश मेमोरी, बिकॉज as we know that RAM is faster than the
secondary memory, that is hard disk or external memory which we use. But computer processor is even faster than the RAM से भी faster है computer processor. That's why to increase the efficiency of the work of the CPU we need some memory that is called the cache memory. यही मैंने नीचे लिखा है कि why need of cache memory. तो वही बात लिखा जो बोला आपको कि although RAM speed is faster than the secondary memory but slower than the computer processor. Clear? So to speed up the operation of CPU, a high speed memory is placed between the CPU and the primary memory as cache. ठीक है, CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में क्या रख देते हैं, कैश. प्राइमरी मेमोरी यहाँ क्या हुआ अपना, यही रैम, राइट. तो ये आइडिया अपना लग गया होगा कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ अ कैश मेमोरी. नाउ व्हाट फंक्शन इट परफॉर्म्स. कैश मेमोरी तो हमने लगा दिया अपना, बट व्हाट फंक्शन इट परफॉर्म्स. So it stores the copies of data from primary memory, hence reducing average time to access data from the primary memory, right. रैम स्लो था, वहाँ से डेटा आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो क्या करता है कि उसका एक कॉपी रख लेता है अपने पास कैश मेमोरी में जो कि फास्टर है, सीपीयू उसको जल्दी एक्सेस कर सकता है. प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, ऊपर मैंने बताया था कि सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है. तो उसको फास्टर एक्सेस कर सकता है. किसको कर सकता है, जो कॉपी प्राइम क्या बोलते हैं कैशे मेमोरी में है, उसको फास्टर एक्सेस कर सकता है बजाय कि जो प्राइमरी मेमोरी में जो कि रैम में पहले स्टोर था, राइट. तो इसी का ही लाइक इन रिटन फॉर्म है. अगर लिखने को आ गया चाहे 4 मार्क्स का कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ अ कैशे मेमोरी, व्हाट इज़ कैशे मेमोरी, तो आप लिख सकते हैं ऐसे. 4 मार्क्स 5 के लिए सफिशिएंट होगा. ऑल्दो there are a lot of things are there like L1, L2 and L3 memories, but I don't think that is needed at all. ये हो गया, secondary memory हो गया. Okay, now we will see some example of storage devices. We have already seen it, but इसमें एक याद रखें आप, solid state drive SSD. कभी कभी full form MCQ में पूछ सकता है ऐसे कि solid state drive क्या होता है, SSD, ठीक है. और स्टोरेज डिवाइस इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं. पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, सीडी ऊपर बताया था मैंने. फिर ये टेप ड्राइव, ये सारा सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है. और सॉलिड स्टेट ड्राइव भी एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है. तो ये फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं. फिर एक फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा. अब ये देखिए एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना, सपोर्ट्स वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र स्पीड एज़ कम्पेयर टू अर्लियर हार्ड डिस्क ड्राइव. तो ऑब्वियसली ये आपको याद होना चाहिए कि जो SSD होता है ना वो फास्टर होता है HDD से, यानी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है वो फास्टर होता है HDD से डेटा ट्रांसफ़र स्पीड के मामले में, ठीक है. तो बट ऑल आर सेकेंडरी मेमोरी. अब आ जाते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड CPU. डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है CPU और मेमोरी के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड द CPU. ओके, तो इसको मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं अभी. तो पहले देख लेते हैं बेसिक चीज़. डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर कॉल्ड बस. पहले आपने बस पढ़ा ना, नेटवर्किंग में भी आपने पढ़ा होगा बस टोपोलॉजी. सो व्हाट इज़ एक्चुअली द बस. तो बस इज़ जस्ट लाइक अ फिजिकल वायर, वी कैन थिंक लाइक दैट कि एक फिजिकल वायर टाइप का होता है जो कि डेटा ट्रांसफ़र में हेल्प करता है. डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंप्यूटर जो सिस्टम का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है, कंप्यूटर सिस्टम का डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने पढ़ा था ऊपर, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, CPU, ऑल दिस, लॉजिकल यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट, तो वो बस के थ्रू होता है, ठीक है. तो आप बस का एक डेफिनेशन याद रख सकते हैं जो ऑफिशियल NCERT में दिया हुआ है उससे. फिर देखते हैं इसका जनरली यहाँ से देख लेते हैं हम लोग कि ये जो सिस्टम बस होता है, बस तो समझ गया ये क्या होता है. अब ये सिस्टम जो बस होता है ये बना होता है अपना डेटा बस से, एड्रेस बस से और कंट्रोल बस से. ये तीनों को मिलाते हैं ना जब, तो बनता है अपना सिस्टम बस, ठीक है. अब एक एक करके देखते हैं डेटा बस क्या है, एड्रेस बस क्या है, कंट्रोल बस क्या है. फिर देखेंगे कि कैसे CPU इंटरेक्ट करता है ये तीनों से, राइट. क्लियर. तो पहले देख लेते हैं कि डेटा बस क्या है.
तो डेटा बस इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि ये डेटा बस है, तो डेटा ट्रांसफ़र करेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। और कंप्यूटर सिस्टम का डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है? मेमोरी है, इनपुट है, आउटपुट है, अदर यूनिट्स है। क्लियर? फिर सेकंड है एड्रेस बस। एड्रेस बस इज़ यूज टू ट्रांसफ़र एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एड्रेस ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो कौन काम करता है? एड्रेस बस है। इसको भी हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कि एड्रेस बस कैसे सीपीयू पहचानता है किस एड्रेस पर जाना है और कैसे एक्सेस करना है मेमोरी को, इसको हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, ये कंट्रोल बस होता है। तो कंट्रोल बस इज़ यूज टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। जब मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं मेमोरी की बात कर सकता हूँ, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आ सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर सकता है, सीपीयू के बारे में बात कर सकता हूँ। सो कंट्रोल बस इज यूज टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, राइट। ऑल दिस थ्री बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस। जो मैंने बताया था कि तीनों को मिलाकर ही सिस्टम बस बनता है, ये सिस्टम बस तीनों को मिलाकर ही बनता है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे इसमें देखिए कि डेटा विच नीड टू बी एक्सेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल बताइए। हार्ड डिस्क हो गया या टेप ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव ऊपर पड़े थे, सारा ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया। सो व्हेन अ डेटा विच नीड टू बी एक्सेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी मस्ट कम टू प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ऊपर देखे थे, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, बिकॉज प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है मेन मेमोरी। आपको याद होगा, ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। ये देखिए, ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है मेन मेमोरी, रजिस्टर या कैशे। तो यह इसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, now so data which need to be accessed from the secondary memory must come to primary memory, that is main memory, and then main memory and CPU is connected through bus। obviously बस से ही कनेक्टेड था, ये तो बताया था कि सारे जो सिस्टम है वायर, बस क्या था? वायर था। डिफरेंट कंपोनेंट कंप्यूटर जो कि फिजिकल वायर से कनेक्टेड था, दैट इज कॉल्ड बस, ठीक है। और ये सब बसेस मिल कर क्या बनाते हैं? सिस्टम बस बनाते हैं, राइट। तो कम टू द प्राइमरी मेमोरी एंड देन मेन मेमोरी एंड सीपीयू इज कनेक्टेड थ्रू द बस एंड डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस। समझ गए? मतलब कि कोई भी डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, तो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, यहाँ डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। फॉर दिस इसको पहले लाना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ेगा इसको, फिर इसको ये एक्सेस कर पाएगा, राइट। चलिए ये तो बेसिक हो गया कि अगर आए कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र ये होता है सीपीयू और मेमोरी के बीच में, तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये ब्लॉक डायग्राम आप याद रखें कि ये कंट्रोल बस होता है, एड्रेस बस होता है और डेटा बस होता है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान दें आप, ये देखिए सीपीयू सबके साथ बाई डायरेक्शन है, मतलब इधर जा भी रहा है, मतलब दोनों साइड भेजा जा सकता है, मतलब कंट्रोल बस पर भी, एड्रेस बस पर भी और डेटा बस पर भी। बट ये कंट्रोल बस या एड्रेस बस ये यूनिडायरेक्शनल है। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे, ठीक है। चलिए उसके बीच में हम लोग एक माइक्रो प्रोसेसर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं पहले। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो पहले क्या होता था कि जो अर्लियर सीपीयू थे ना, वो रूम साइज़ होते थे, कैबिनेट साइज़, बड़े साइज़ के होते थे। बट उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ना इवोल्यूशन ऑफ, जैसे माइक्रो प्रोसेसर ट्रांजिस्टर्स आया तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीपीयू को माइक्रो चिप पर इम्प्लीमेंट किया जाने लगा, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नीचे, हाँ, अब देखते हैं कि जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं कि क्या क्या जनरेशन है, अलग अलग जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर के, कौन कौन जनरेशन है। तो जनरली एनसीईआरटी जो है 5 जनरेशन दिया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड द फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1971 से स्टार्ट हुआ, सेकंड 74,
17 and third, fourth is 81 and fifth is 95. So this is the generation of microscope, sorry microscope not microprocessor. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 70s में 3 हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एट द, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लाइक लेट 70s और अर्ली 80s में और स्टार्टिंग पीरियड 80s में थर्ड हुआ है, फोर्थ हुआ 81 में और फिफ्थ हुआ 95 में. तो आप फर्स्ट ही डेटा याद रखें बस, फर्स्ट ही ईयर याद रखें बस, ठीक है. फिर इसमें है वर्ड साइज कितना था, तो पहले 4 बिट मिनिमम से मैक्सिमम 8 बिट तक सेकंड जनरेशन में वर्ड साइज, थर्ड जनरेशन में 16 बिट तक, फोर्थ जनरेशन में 32 बिट तक और फिफ्थ जनरेशन में 64 बिट तक वर्ड साइज पहुंच गया था. अभी मैं क्लियर करूंगा कि वर्ड साइज है क्या, ठीक है. इसमें और एक चीज़ याद रखना है आपको, पहले याद रखना है कि 71 के टाइम में फर्स्ट जनरेशन में इंटेल 8080 आया था. कभी कभी पूछ देता है कि इंटेल 8080 कौन सा जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है, एमसीक्यू में पूछ सकता है ये क्वेश्चन. तो आप याद रखना फर्स्ट जनरेशन का है. और ये तो मोस्टली लोगों को पता रहता है, पेंटियम, जेनॉन, क्लेरॉन, तो ये सबको पता रहता है फिफ्थ जनरेशन का. फिर 2 और याद रख सकते हैं हम लोग, एक इंटेल 8086, ये तो बहुत फेमस है. इंटेल 8086 ये थर्ड जनरेशन का है, ये थर्ड जनरेशन का है. तो ये आप इतना याद रख लें एटलीस्ट, ये 3 याद रख लें आप एटलीस्ट, राइट. अब हम लोग देखते हैं, मैंने बोला था ना वर्ड साइज क्या होता है, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आगे मैं उसको बताता हूँ अभी, ठीक है. अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर तो हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन का. अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में जो कुछ कुछ उसके फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं. कुछ कुछ क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं, या जो बोलते हैं ना कि क्या वर्ड्स होते हैं इसमें. जैसे वर्ड साइज है, तो वर्ड साइज है कि वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम. देखिए माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है कि उसको डेटा देंगे, वो प्रोसेस करेगा, ठीक है. अब वर्ड साइज यहाँ पढ़े थे ना कि 4 बिट का है या 8 बिट का है या 16 बिट का है, तो ये क्या है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स है एक प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है एक टाइम में, ठीक है ना. पर यूनिट टाइम कितना एक्सेस कर सकता है, कितना उसको प्रोसेस कर सकता है, उसको बोलते हैं वर्ड साइज. मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम, राइट. फॉर एग्जाम्पल 4 बिट, अगर फर्स्ट जनरेशन का आपके पास कोई माइक्रो प्रोसेसर रहता है, कंप्यूटर रहता है, इंटेल 8080 का प्रोसेसर रहता, तो आप अगर 4 बिट का कुछ नंबर लेते हैं, जोड़ते हैं 1001 और 0110, तो ये रिजल्ट दे सकता था. बट अगर ये सपोज और 4 बिट हम लोग बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये रिजल्ट नहीं देता, ठीक है ना, क्योंकि बिट बढ़ जाएगा इसमें, राइट. तो इट विल नॉट गिव रिजल्ट. सो इट कैन गिव रिजल्ट अप टू द 4 बिट. तो ये हुआ इसका मतलब, ठीक है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम, राइट. अब देखते हैं आगे, वर्ड साइज हो गया अपना. फिर मेमोरी साइज है, क्लॉक स्पीड है और कोर्स है. इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे. ये देखिए, ओके, हाँ, कोर, क्लॉक स्पीड, ओके, ऑल राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज ऑफ अ रैम वेरीज. ओके, वर्ड साइज बढ़ता है तो रैम का साइज भी बढ़ता है. रैम वॉज वेरी स्मॉल 4 MB due to 4 to 8 bits word size. As word size increases to 64 bit, it has become feasible to use RAM up to size of 16 exabyte. Although ये इतना अभी प्रैक्टिकल नहीं है, बट आप ये देखें कि जैसे जैसे वर्ड का साइज बढ़ते गया तो रैम का भी साइज बढ़ते गया. एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से. देखिए वर्ड साइज कितना है, 4 बिट है, तो 1 KB का मैक्सिमम मेमोरी है, राइट. फिर देखते हैं कि वर्ड 16 बिट का हो गया, तो ये 60 MB का हो गया मेमोरी साइज. फिर फिफ्थ जनरेशन में 64 बिट का है, तो ये 64 GB का हो गया. तो जैसे जैसे वर्ड साइज बढ़ रहा है ना, तो हमारा जो रैम है या मेमोरी, क्योंकि रैम भी तो मेमोरी है ना, तो मेमोरी का साइज बढ़ते जा रहा है, ठीक है. राइट. अब इसमें ये हो गया. फिर इसमें देखेंगे क्लॉक स्पीड है, क्लॉक स्पीड और कोर क्या होता है, तो देखते हैं अभी क्लॉक स्पीड क्या होता है. तो क्लॉक स्पीड हम लोग इधर से देख लेते हैं, ठीक है.
A clock is a processor in a processor is an electronic timing device that generates regular electrical pulses at a fixed interval. ये कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस है जो कि एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस कोई पर्टिकुलर इंटरवल पर छोड़ता है, हर सेकंड भी छोड़ सकता है. अब क्वेश्चन आएगा व्हाई इट हैपेंस, ये होता क्यों है. सो दीज पल्सेस आर यूज्ड टू सिंक्रोनाइज एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ सीपीयू. अपना सीपीयू है, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं. सपोज ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और suppose a person is opening the browser or a person is doing MS Paint. So different processes are taking place. CPU is taking care of everything. So सब instructions को synchronize करने के लिए और control करने के लिए pulses होता है. ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस है जिसको बोलते हैं क्लॉक पल्स, जो कि रेगुलर इंटरवल पर चलते रहता है. ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइज एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशन सीपीयू. अगर आए तो आपको क्लॉक इस ये व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लॉक इन द सीपीयू. फिर क्या कहते हैं, ईच क्लॉक पल्स जो होता है कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक सीपीयू एक्टिविटीज सच एज फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, कोई फेच करना है, डिकोड करना है, एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शंस को, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक पल्सेस ऑब्वियसली होता ही है, वो यूज होगा उस टाइम. द रेट एट विच द क्लॉक जनरेट्स पल्सेस इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड. समझ गया ना, जिस रेट से वो क्लॉक पल्सेस जनरेट होगा उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड. तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ clock. So to synchronize and control the operations of CPU. And what is clock? It's just an electronic device that like give regular electrical pulses at a fixed interval. Clear? तो ये आपका क्लियर हो गया. और क्लॉक स्पीड आपको पता है क्या होता है. द रेट एट विच द क्लॉक जनरेट पल्सेस इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड. स्पीड तो वही होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम. सपोज तो जिस रेट से वो पल्सेस को जनरेट कर रहा, दैट इज कॉल्ड द क्लॉक स्पीड. नाउ द क्लॉक स्पीड का जो मेजरमेंट होता है वो हर्ट्ज में होता है, बट और भी मेजरमेंट है, जैसे मेगा हर्ट्ज हो गया, गीगा हर्ट्ज हो गया. स्टार्टिंग में हर्ट्ज में रहता था क्योंकि लो लाइक पल्सेस, कम पल्सेस रहते थे, बट आगे जाकर ये बहुत सारे पल्सेस लाइक एक सेकंड में ही आने लगे. फॉर एग्जांपल ये देखिए, हर्ट्ज 1 पल्स पर सेकंड आता था. अब ये ऊपर देखते हैं हम लोग, ये देखिए जैसे किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, यहाँ गीगा हर्ट्ज है. तो इसी तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे पल्सेस, नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड बढ़ने लगा. फॉर हर्ट्ज में क्या हुआ, 1 पल्स पर सेकंड. किलो हर्ट्ज में क्या हुआ, 1000 पल्स पर सेकंड. मेगा हर्ट्ज में क्या हुआ, 1 मिलियन पल्सेस पर सेकंड. गीगा हर्ट्ज में क्या हुआ, 1 बिलियन पल्सेस पर सेकंड. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या, लाइक 1 पल्सेस पर सेकंड, 100 पल्सेस पर सेकंड, व्हाट डज इट मीन. सो मोर पल्सेस पर सेकंड मीन्स व्हाट, मोर स्टेप्स कंप्लीटेड पर सेकंड. आप एक सेकंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गया. इट मीन्स इट शोज मल्टीटास्किंग, इट शोज कि स्पीड ज़्यादा बढ़ गया अपना. मोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड एंड फास्टर कंप्यूटर. पल्स पर सेकंड अगर पल्सेस ज़्यादा है, सो इट मीन्स द कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट, राइट. अब देखते हैं कोर इन अ प्रोसेसर. अब ये देखते हैं इधर से, कोर हमने पढ़ा था ना, सिंगल कोर, मल्टी कोर, क्वाड कोर. तो थोड़ा देख लेते हैं व्हाट इज कोर है क्या. सो कोर इज अ बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ अ सीपीयू. फर्स्ट क्या है, ये बेसिक कंप्यूटेशन है. कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, कंप्यूट करना, समझे, कंप्यूट करना. सपोज ऐड, सब्सट्रैक्ट, कुछ तो ऐसा आइडिया लग रहा है ना. तो ये बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ सीपीयू है दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस. व्हाट इट डज, इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस. दो ही काम करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटेशन यूनिट है, राइट. अर्लियर प्रोसेसर हैड अ सिंगल कोर. पहले का प्रोसेसर जो स्टार्टिंग में था वो सिंगल कोर होता था. सो उससे क्या हो गया, सो दे कुड एग्जीक्यूट ओनली 1 टास्क एट अ टाइम. एक टास्क एक बार में कर सकता था. बट व्हेन मल्टी कोर प्रोसेसर्स केम, मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम और मल्टीपल टास्क कैन बी कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली. समझे, यू कैन अंडरस्टैंड. लाइक पहले एक पर्सन था तो ये काम को करता था, ये सपोज एक डेज में, बट अब 2 पर्सन हो गए तो एक स्टेज से तो कम ही लगेगा ना.
लाइक लेस देन 1 डेज लगेगा इसको करने में काम. सो दैट इज़ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं ये, फास्ट कर सकते हैं, साइमल्टेनियस मल्टीपल टास्क भी कर सकते हैं ये, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर प्रोसेसर, राइट. अब देखते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर है. माइक्रो कंट्रोलर, ओके, वी विल डू इट later. Microcontroller and types of data, right. So thank you for joining.